नेक्स्ट है एंटीजन। एंटीजन का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें, इन 1899 Ladislaus Deutsch-Daughtry 1874 to 1939 named the hypothetical substances halfway between bacterial constituents and antibodies, substances, immunogenes and or antigens। लेडिस्लास ड्यूटिश ने जो है वो 1899 में 1874 टू 1939 में जो वर्क किया था उसमें उसने देखा था कि हाइपोथेटिकल सब्सटेंसेस हाफ वे को किसके दरमियान, बैक्टीरियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और एंटीबॉडीज के दरमियान उसको नाम दिया था उसने सब्सटेंसेस, इम्यूनोजीन्स और एंटीजीन्स। He originally believes those substances to be the precursor of antibodies। ये जो एंटीजेन्स और इम्यूनोजेन्स थे उसने ये बिलीव किया था कि ये जो सब्सटेंसेस है ये किसके प्रिकर्सर है, एंटीबॉडीज का। जैसे कि जाइमोजिन जो है वो प्रिकर्सर है जाइमेज का। बट लेकिन 1903 में उसने बताया था कि एंटीजन इंड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ एंटी इम्यून बॉडीज, जो कि एंटीबॉडीज है कि ये जो एंटीजन है ये इंड्यूस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं इम्यून बॉडीज को, जो कि क्या है, एंटीबॉडीज हैं। तो उसने ये जो वर्ड दिया था इसे एंटीजन का, जो कि वाज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटी सोमैटोजेंस। एंटी सोमैटोजेन की कॉन्ट्रैक्शन उसने कहा था कि एंटीजन, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके इसने एंटीजन कहते हैं, एंटीजन दे दिया था। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखें इसकी कि डेफिनेशन क्या है। एंटीजन इज अ सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन इंट्रोड्यूस्ड पैरेंटली इनटू द बॉडी स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ an antibody with which it reacts specifically and in a observable manner। सिंपल अगर हम कहें कि ऐसी कोई भी फॉरेन चीज़ बाहर से अगर हमारी बॉडी में इंसर्ट कर दी जाए या चली जाए हमारी बॉडी में, जो कि स्टिमुलेट करे हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी इम्यून बॉडीज़ को, हमें एंटीबॉडी बनाए, जो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी को स्टिमुलेट्स करे, उन जो मालिक्यूल जो होता है वो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करें, उन्हें हम एंटीजन कहते हैं। और ये जो होता है ये रिएक्ट करते हैं, स्पेसिफिकली रिएक्ट करते हैं। अब किस तरह स्पेसिफिकली रिएक्ट करते हैं, ये यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो डायग्राम बनी हुई है, ये वाई शेप जो है ये एंटीबॉडी है, और यहाँ पे ये जो बताया गया है कि यहाँ पे एंटीजन है, एंटीजन बाइंड कर रहा है एंटीबॉडी के साथ। अब यहाँ पे बाइंड किस तरह कर रहा है, स्पेसिफिकली कैसे रिएक्ट करते हैं एंटीजन। यहाँ पे एंटीजन की अगर हम शेप देखें, स्ट्रक्चर, इसमें एक प्रेजेंट होती है, ये जहाँ से ये बाइंड करता है, स्मॉलेस्ट पार्ट जो है एंटीजन का उसे हम कहते हैं एपिटॉप। एपिटॉप होता है स्पेसिफिक पार्ट होता है एंटीजन का। और एंटीबॉडी में अगर हम देखें कि हम कहते हैं कि एंटीजन स्पेसिफिकली बाइंड करता है स्पेसिफिक एंटीबॉडी को। अब किस तरह स्पेसिफिक बाइंड करता है, एंटीबॉडी में भी एक ऐसा पार्ट होता है जो रिएक्ट करता है स्पेसिफिक एंटीजन के साथ। अब यहाँ पे एंटीबॉडी का वो पार्ट है पैराटॉप, उसे पैराटॉप कहते हैं। जब एंटीजन बाइंड करता है, रिएक्ट करता है स्पेसिफिकली विद एंटीबॉडी के साथ, तो ये इस जो स्पेसिफिकली रिएक्ट करता है इसे हम कहते हैं एंटीजेनिसिटी कहते हैं, सिंपल। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देखते हैं एंटीजन की। एंटीजन को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट बेसिस पे। सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन इम्यूनोजेनिसिटी की बेस पे उन्हें दो टर्म्स में क्लासिफाई किया गया है, कंप्लीट एंटीजन एंड इनकम्प्लीट एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन कहते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो इंड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन को, वो खुद ही इंड्यूस करते हैं और वो जो था स्पेसिफिकली रिएक्ट करते हैं उन एंटीबॉडीज़ के साथ। उन्हें कंप्लीट मतलब एक सिंपल वे में जो एंटीजन जो है वो रिएक्ट करता है बॉडी में, जब जाता है तो वो स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडीज़ को, एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन को होती है, प्रोडक्शन होती है, तो हो गया कंप्लीट एंटीजन हो गया। लेकिन इनकम्प्लीट एंटीजन का अगर हम देखें कि जो कि खुद इंड्यूस नहीं करते एंटीबॉडीज़ को, वो फॉर्मेशन अब खुद नहीं कर पाते, उन एंटीजन्स को हम कहते हैं इनकम्प्लीट एंटीजन, और या इनका दूसरा नेम है हेप्टीन्स, इनको हेप्टीन्स कहा जाता है। अब अगर ये एंटीजन जो होता है वो फॉर्मेशन नहीं कर पाते एंटीबॉडी की, तो फिर कैसे फॉर्मेशन होती है एंटीबॉडी की, तो ये जो एंटीजन्स होते हैं इनके साथ जो होता है ये इम्यूनोजेनिक किस तरह बनते हैं कि जब कोवलेंटली लिंक्ड होते हैं कैरियर प्रोटीन के साथ, तो तब ये जो होता है वो कंप्लीट एंटीजन बन जाते हैं और ये
एबल होते हैं कि वो फॉर्मेशन कर सके स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ की। और इसकी हमारे पास दो टाइप्स आ जाती है, एक सिंपल होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स इनकम्प्लीट एंटीजेंस होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास बेस्ड ऑन ओरिजिन के बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमारे पास आती है एक्सोजीनस एंटीजन। एक्सोजीनस एंटीजन हम इन्हें कहते हैं फॉरेन एंटीजन भी कहते हैं, कि जो हमारी बॉडी में जो है बाहर से आते हैं। जैसे कि अगर हम इनहेलेशन करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, कुछ भी चीज़ खाते हैं तो उस फूड के साथ कोई भी पार्टिकल चला जाता है, वो जो एंटीजन की तरह बिहेव करता है। जब हम या सांस ले रहे होते हैं उस तरह कोई पार्टिकल एयर के जरिए चला जाता है अंदर। तो कोई भी पार्टिकल जो होते हैं वो बाहर से जब हमारी बॉडी में आते हैं और फिर वो स्टिमुलेट करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, और ताकि वो प्रोडक्शन कर सके एंटीबॉडीज़ की, तो वो एंटीजेंस होते हैं, वो एक्सोजीनस एंटीजेंस होते हैं, या हम इन्हें कहते हैं फॉरेन एंटीजेंस होते हैं। नेक्स्ट है एंडोजीनस एंटीजन। एंडोजीनस एंटीजेंस में हम देखें तो मतलब एक्सोजीनस में उनका जो बाहर से आता है, लेकिन ऐसे एंटीजेंस जो हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं उन्हें हम एंडोजीनस एंटीजेंस कहते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, एंडोजीनस एंटीजेंस आर एंटीजेंस दैट हैव बीन जनरेटेड विद इन प्रीवियसली नॉर्मल सेल एज अ रिजल्ट ऑफ नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म और बिकॉज ऑफ वायरल और इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। या तो वो जो होता है वो नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म से बने हुए होते हैं एंटीजेंस, या वो जो होते हैं वो वायरल या इंटरसेलुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो एंटीजेंस हमारी बॉडी में होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि एंडोजीनस एंटीजेंस। नेक्स्ट है ऑटो एंटीजेंस। ऑटो एंटीजेंस अगर हम देखें तो ऐसे एंटीजेंस जो कि नॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं, या हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें हमारे पास समटाइम्स जो होता है वो डीएनए आरएनए होते हैं, जो कि रिकॉग्नाइज्ड कहते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है उस पेशेंट की, जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून डिजीजेज जिसे होती हैं। जैसे कि हम इसकी डेफिनेशन देखें, auto antigens is usually a normal proteins or complex of proteins, also sometimes DNA or RNA, that is recognized by a immune system of patients suffering from specific autoimmune system diseases. ये जो एंटीजन होते हैं एक नॉर्मल कंडीशन में इम्यून सिस्टम जो होता है इन्हें टारगेट नहीं करता, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक जो होता है वो जेनेटिक चेंज होता है या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, नॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस होता है फॉर सच एंटीजन हैज़ बीन लॉस्ट इन दीज पेशेंट्स। नेक्स्ट है आइसो एंटीजेंस। अब आइसो एंटीजेंस को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल बता दूँ कि हम जैसे कि हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में हमें पता है कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी और ओ, ये ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अब ये इनको स्पेसिफिसिटी क्यों मिली हुई है कि ये ए है, एक बी है, एक ब्लड ग्रुप ए भी है और एक ओ है। अब हमने पढ़ा हुआ है इसमें कि ब्लड ग्रुप ए में जो है वो रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए होता है, और ब्लड ग्रुप बी जो होता है उसमें रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन बी होता है, और जो ब्लड ग्रुप ए भी होता है उसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए बी और ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। अब अगर हम किसी भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो जिसमें हम अगर जो पेशेंट है उसे हम एक पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, लेकिन हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते वक्त उससे ब्लड ग्रुप जो था वो बी लगा देते हैं, तो जब हम ब्लड ग्रुप वो बॉडी में जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम देखते हैं कि हमारा अपना जो इंटरनली जो एंटीजन ए प्रेजेंट होता है, लेकिन जब एंटीजन बी आएगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसे रिकॉग्नाइज करेगा एज अ फॉरेन पार्टिकल और उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम आइसो एंटीजेंस की डेफिनेशन देखें, एन एंटीजन डिराइव फ्रॉम वन मेंबर ऑफ ए स्पीशी दैट कैन काज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन सम अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। तो यहाँ पे ये जो एंटीजेंस हैं जो कि मेन हम कहते हैं कि एक स्पीशी में अगर एंटीजन ब्लड ग्रुप ए है तो उसे भी ट्रांसफ्यूजन ब्लड ग्रुप ए ही की होगी, कि एंटीजन ए की ही ट्रांसफ्यूजन होगी, मतलब सेम जो है वो एंटीजेंस की ट्रांसफ्यूजन होगी ब्लड ग्रुप, तभी जो है वो इजीली जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो उसे रिकॉग्नाइज कर सकेगा कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं है। और ये ऐसे एंटीजन जो कि डिराइव होते हैं वन मेंबर ऑफ स्पीशीज जो कि काज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं एंटीबॉडीज की इन सम अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है हेट्रोफाइल एंटीजेंस।
Heterophile antigens are antigens of similar nature if not identical. They are present in different tissues in different biological species. hetero means different, मतलब ऐसे एंटीजेंस नेचर तो उनकी सेम होती है. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि एंटीजन तो डिफरेंट है लेकिन उनकी नेचर मतलब जो एपिटॉप होता है एंटीजन का वो सेम हो और वो स्पेसिफिक हो किसी एक एंटीबॉडी के लिए, तो बेशक वो हेट्रोफाइल है, डिफरेंट एंटीजन है, लेकिन उनकी सिमिलर नेचर की वजह से वो सेम एंटीबॉडीज के साथ वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, उनकी स्टिमुलेशन कर सकते हैं उसकी, तो उन्हें हम कहते हैं हेट्रोफाइल एंटीजन होते हैं कि जो दे आर प्रेजेंट in different tissues in different biological species में different tissues में वो present होते हैं, लेकिन उनकी नेचर जो होती है वो सेम होती है एपिटॉप की वजह से कि एपिटॉप में एक सेम होते हैं, सिमिलर प्रेजेंट होते हैं, उनकी सिमिलर नेचर होती है. सो ये टाइप्स है एंटीजेंस की. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फैक्टर ऑफ एंटीजेनेसिटी. जेनेसिटी होता है कि जो एबिलिटी होती है एंटीजन की कि वो रिएक्ट करें स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ. तो ये सारी जो एबिलिटी होती है एंटीजन की जो रिएक्ट करता है एंटीबॉडी के साथ स्पेसिफिकली, तो उसे हम कहते हैं एंटीजेनेसिटी. अगर हम इसके फैक्टर देखें तो इसके 10 स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट फैक्टर है फॉरेननेस. एंटीजन मस्ट बी फॉरेनर्स टू इम्यून सिस्टम. एंटीजन हमारे पास फॉरेनर्स होने चाहिए इम्यून सिस्टम के लिए, मतलब नॉन सेल्फ होने चाहिए. तो इसमें अगर हम देखें कि नॉन सेल्फ किस तरह, मतलब वो सब्सटेंस जो कि लिम्फोस एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान और लिम्फोसाइट के साथ कांटेक्ट में नहीं होते, जैसे कि बी लिम्फोसाइट होता है वो एंटीबॉडी की बनाती हैं, तो उनके साथ कांटेक्ट में नहीं होते, तो वो हमारे पास नॉन सेल्फ एंटीजन्स होते हैं. साइज की अगर हम बात करें कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे वो उनकी जो कैपेबिलिटी होगी वो हाईली एंटीजेनिक होंगे, और जो लो मॉलिक्यूलर वेट होंगे साइज में, और वो जो है वो करेंगे क्या, वो नॉन एंटीजेनिक होंगे या वीकली एंटीजेनिक होंगे. और अगर हम केमिकल नेचर देखें इनकी, तो मोस्ट नेचुरली अकिंग एंटीजेंस आर एदर प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड. एंटीजेंस बेसिकली होते हैं हमारे पास प्रोटीन, उनकी नेचर देखें हम, प्रोटीन्स होती हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं वो प्रोटीन सैकराइड्स होते हैं और पेप्टाइड्स होते हैं. लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो लेस एंटीजेनिक होते हैं, लेकिन अगर वो कंबाइन करें प्रोटीन्स के साथ तो वो जो होता है वो मोस्टली नेचुरली अक्रिंग जो होते हैं उनके में आते हैं. लेकिन लिपिड और न्यूक्लिक एसिड जो जिनकी नेचर होती है वो लेस एंटीजेनिक होते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक स्पीशीज स्पेसिफिसिटी. टिश्यूज ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन स्पीशीज. हर एक स्पीशी में जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उन के जो टिश्यूज होते हैं वो स्पेसिफिक एंटीजेंस उनमें प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पीशीज स्पेसिफिसिटी. थर्ड है फिफ्थ है एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी. एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी में होता है कि एक एंटीजन की स्पेसिफिसिटी किससे होती है. मैंने स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन बताई थी एंटीजन की, वहाँ पे भी बताया कि जो एंटीजन स्पेसिफिकली बाइंड करता है एंटीबॉडी के साथ. अब किस तरह के एंटीजन में स्पेसिफिक क्या होता है कि एपिटॉप होता है. एपिटॉप स्पेसिफिकली बाइंड करता है एंटीबॉडी के स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है पैराटॉप के साथ, तो दोनों जो है वो तभी रिएक्ट करते हैं, दोनों स्पेसिफिकली होते हैं. और जो पोजीशन होती है एपिटॉप की मॉलिक्यूल में वो किस लिए होती है, वो स्पेसिफिसिटी को करने के लिए ही वो प्रेजेंट होते हैं कि जो एपिटॉप होता है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ जो है वो अटैच्ड होता है. Isospecificity next है. It depends on isoantigens which may be found in some but not all the members of a species. अब देखें आइसोस्पेसिफिसिटी, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ब्लड ग्रुप्स की. ब्लड ग्रुप में अगर हम देखें कि एक पर्सन में या तो ब्लड ए होगा या तो ब्लड बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा. अब सारे तो एक ही स्पीशीज में प्रेजेंट नहीं हो सकते, एक ही कोई ब्लड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा सम स्पीशीज में, या ए भी हो सकता है या ए हो सकता है या बी. तो यहाँ पे ये डिपेंड कर आइसो स्पेसिफिसिटी मतलब कि ये आइसो एंटीजन पे जो है वो डिपेंड करता है, जो कि कुछ स्पीशीज में हमें मिलती हैं या स्पीशीज के डिफरेंट मेंबर्स में हमें जो है वो मिलती हैं.
ऑटो स्पेसिफिसिटी अगर हम देखें, सेल्फ एंटीजेंस आर जनरली नॉन एंटीजेनिक। जो सेल्फ एंटीजेंस होते हैं हमारी बॉडी के अपने अंदर होते हैं, जो पहले से प्रेजेंट होते हैं, बाहर से नहीं होते जो एंटीजन, उन्हें सेल्फ एंटीजन कहते हैं, और जो बाहर से होते हैं उन्हें नॉन सेल्फ एंटीजन कहते हैं। तो वो नॉन एंटीजेनिक होते हैं। लेकिन कुछ केसेस में जैसे कि जो हमारी लेंस प्रोटीन्स होती हैं, स्पर्म्स होते हैं, दीज आर नॉट रिकोगनाइज एज अ सेल्फ एंटीजन, इन्हें सेल्फ एंटीजन नहीं कहा जाता, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रॉनिक लाइफ एंड डेवलप लेटर। ये बाद में जो होता है वो डेवलप्ड होते हैं एम्ब्रॉनिक लाइफ, और जब ये एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान जो होता है वो एब्सेंट होते हैं ये सेल्फ एंटीजन जो होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनोस्पेसिफिसिटी। ऑर्गेनोस्पेसिफिक मतलब कुछ ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पे ऑर्गन्स की स्पेसिफिसिटी आ जाती है, जिस तरह ब्रेन, किडनी, हमारी आइज आ जाती है, जिसमें लेंस प्रोटीन्स है डिफरेंट स्पीशीज की शेयर्स द सेम प्रोटीन एंटीजन। मतलब एंटीजन तो सेम है लेकिन ऑर्गन डिफरेंट है यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज में। सच एज एंटीजन्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यूज फाउंड इन डिफरेंट स्पीशीज एंड दे आर नोन एज ऑर्गन स्पेसिफिक एंटीजन्स। हेटेरोजेनिक स्पेसिफिसिटी, यहाँ पे आ जाते हैं हेट्रोफाइल एंटीजन। द सेम और क्लोजली रिलेटेड एंटीजन में समटाइम अकर इन डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज। मतलब सेम या क्लोजली रिलेटेड, मतलब यहाँ पे मैंने बात की थी कि उनके एपिटॉप सेम होते हैं लेकिन वो डिफरेंट स्पीशीज में, बायोलॉजिकल स्पीशीज में प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट क्लासेस में, किंगडम में, तो इसलिए लेकिन उनकी जो नेचर होती है वो सेम होती है, उनका हम हेट्रोफाइल एंटीजेंस कहते हैं। और एंटीबॉडीज टू दीज एंटीजन प्रोड्यूस बाय वन स्पीशीज क्रॉस रिएक्ट विद एंटीजन ऑफ अदर स्पीशीज। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल्स कहते हैं फॉर्समैन एंटीजन, पॉल ब्यूनल टेस्ट और वाइल फेलिक्स रिएक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास सस्टेबिलिटी टू टिश्यू एंजाइम्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मेटाबोलाइज्ड हो सके और वो एबल हो कि वो टिश्यू एंजाइम का जो एक्शन होता है उसके एबल हो, एबिलिटी कर सके। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि जिनकी सस्टेबिलिटी जो तो हमारे टिश्यूज एंजाइम में हो, इस तरह कि वो मेटाबोलाइज कर सकें, मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है वो ऐसे सब्सटेंस जिनका मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो सके वो बाइंड कर सकें एंटीबॉडी के साथ, स्पेसिफिकली बाइंड कर सकें, या उनका जो एबल हो इसके कि वो टिश्यू एंजाइम के साथ एक्शन के साथ तो वो एंटीजन की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये थे नहीं ये थे हमारे पास फैक्टर ऑफ एंटीजेनिसिटी। लेकिन एक टाइप डिस्कस मैंने लास्ट में की थी, वो है हमारे पास सुपर एंटीजन। सुपर एंटीजन में हम कहते हैं कि व्हेन द इम्यून सिस्टम इनकाउंटर्स द कन्वेंशनल T dependent antigens, only a small fraction of T cell population is able to recognize the antigen and activated behave करें become activated monoclonal oligoclonal response. However, there are some antigens which polyclonally activate and a large fraction of T cells up to 25%, and these antigens are called as super antigens. मीन्स जब हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो इनकाउंटर करता है टी डिपेंडेंट एंटीजेंस के, मतलब कि एक स्मॉल फ्रैक्शन जो होते हैं वो 1 in 104 to 105 और टी सेल पॉपुलेशन की जो होती है वो रिकोगनाइज करती है एंटीजेंस को और उनको एक्टिवेट करती है एंड बिकम एक्टिवेटेड और एक्टिवेट हो जाती है मोनोक्लोनल या ओलिगोक्लोनल रिस्पॉन्स होता है यहाँ पे। और ये जो एंटीजेंस होते हैं जो कि पोलीक्लोनली एक्टिवेट होते हैं वो लार्ज फ्रैक्शन पोलीक्लोनली एक्टिवेट करते हैं, किसको एक्टिवेट करते हैं, लार्ज फ्रैक्शन ऑफ टी सेल्स को अप टू 25% एक्टिवेट करते हैं और इनको कहते हैं हम सुपर एंटीजन। अब इन सारे एंटीजन के टेस्ट कुछ टेस्ट होते हैं जिसके थ्री हम ज़रिए हम इनको फाइंड कर सकते हैं ब्लड में, और उनके कुछ टेस्ट के नेम्स हैं डायरेक्ट एलिसा टेस्ट, जिसे एलिसा टेस्ट सॉरी,
इसे कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट, और ये जिसे हम कहते हैं रेडियो इम्यूनो एसे, और उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट होता है, CFT होता है जिसे हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट कहते हैं। उसके बाद हम एक टेस्ट होता है इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री, और ये डिफरेंट टेस्ट होते हैं एंटीजन की डिटेक्शन के लिए। सो ये थी मेरी प्रेजेंटेशन। होप सो आपको क्लियर हो, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।